तो चलिए शुरुआत करते हैं ट्रेंडिंग न्यूज के साथ। राजस्थान के झुंझुनू में कॉपर खदान में फंसे 14 लोगों में से 10 को बाहर निकाला गया। तेज रफ्तार से चल रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन। महाराष्ट्र में आज प्रधानमंत्री मोदी का ताबड़तोड़ प्रचार। मुंबई में रोड शो, नासिक, कल्याण समेत 4 जगहों पर रैली। बीजेपी के मिशन 400 पर सियासी बयानबाजी। हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा, श्री कृष्ण जन्मभूमि और ज्ञानवापी के लिए 400 पार जरूरी। बीजेपी के 400 पार पर ममता अखिलेश का पलटवार, कहा 200 पार भी मुश्किल। पीओके पर विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान, का पीओके हमारा है और हमारा ही रहेगा। तो सबसे पहले बात जो है राजस्थान के झुंझुनू की कर ली जाए। यहां पर हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की जो खेतड़ी खदान है उसमें लिफ्ट की रस्सी टूटने की वजह से बड़ा हादसा हो गया और कई अफसरों समेत कुल मिलाकर देखें तो 15 लोग खदान में फंस गए थे। लेकिन एसडीआरएफ और सुरक्षा एजेंसियों ने महज 15 घंटों के भीतर सबको सकुशल बाहर निकाल दिया। सभी फंसे लोगों को चोटें आई हैं और 3 लोगों को गंभीर चोटें भी आई हैं। खबर यह है कि एक शख्स की मृत्यु भी हो गई, लेकिन बाकी 14 लोग सकुशल बाहर आ गए और उनका अस्पताल में इलाज लगातार जारी है। ये रेस्क्यू ऑपरेशन इतना आसान नहीं था, लेकिन बड़ी संख्या में जब वहां पर रेस्क्यू कर्मी पहुंचे, जवान पहुंचे, तो बड़ी मशक्कत के बाद तमाम ऑफिसर्स को बाहर निकाला गया और एक एक करके ये तस्वीरें आपको 2 तस्वीरों में दिखाने किस प्रकार से बड़ी संख्या में जवान वहां पर पहुंचते, रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया जाता है और बाहर निकाला जाता है एक एक करके। अठारह घंटे के लगभग ये ऑपरेशन चला था जी। ये शाम को 8 बजे के आसपास हुआ था और अब ये पूरा हुआ है। पूरा हुआ। 15 लोग फंसे थे, सभी को निकाल लिया गया। सभी को निकाल लिया है। कोई कैजुअलिटी नहीं? हाँ, 15 लोगों को निकाला है। अब बाकी उनका स्टेटस तो मेडिकल चेकअप टीम कर रही है। कहाँ इनको लेके, जयपुर लेके जाया? जो जयपुर रेफर किया है और डॉक्टर्स ने जयपुर भी रेफर किया है। सभी लोगों को निकाल लिया गया है। और क्या कुछ इसमें कोई गंभीर है, कोई इंजर्ड ज्यादा? इंजर्ड अभी सभी लोगों को हॉस्पिटल भेजा गया है और उधर ही जानकारी मिलेगा जयपुर में हम लोग भेजे। तो 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं गुंजन, किस प्रकार से देखिए मुश्किल होता है इस प्रकार का रेस्क्यू ऑपरेशन और अंदर चूंकि हवा की भी कमी हो जाती है, ऐसे में सांस लेना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में सबसे पहले जिनको सकुशल बाहर निकाला गया है उनको सबसे पहले हॉस्पिटल भेजा गया है और सबसे पहले इसकी शुरुआत की गई है कि किस प्रकार से रेस्पिरेटरी रिलेटेड कोई प्रॉब्लम ना हो। गुंजन, बिल्कुल, देखिए 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं किस तरीके से एम्बुलेंस वहां पर पहुंची गई है और एक एक का रेस्क्यू कर अस्पताल जिन लोगों को निकाला गया है उनको भेजा गया है। दूसरी तस्वीर उस कोशिश की तस्वीर है जो कि एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें वहां पर लगी हुई हैं, उनकी ओर से लगातार जारी है। जाहिर तौर पर इस तरीके के रेस्क्यू ऑपरेशन काफी मुश्किल होते हैं, कई तरीके की टेक्नोलॉजी का इसमें इस्तेमाल करना होता है, लेकिन अभी तक का अपडेट यही है कि कई लोगों को बाहर वहां से निकाल लिया गया है। अभी भी टीमें वहां पर लगी हुई हैं। उनको लेके आया गया है 3 घायल, वो सभी मतलब घायल भी नहीं, अभी स्टेबल हैं, किसी को भी क्रिटिकल इंजरीज ऐसी नहीं है। सबको यहाँ पे एडमिट करवा दिया गया है और जो वहाँ से भी आ रहे हैं वो कंटिन्यूसली जैसे रेस्क्यू होते जा रहे हैं वैसे एम्बुलेंस उनको लेके आती जा रही है। तो भी एम्बुलेंस आने वाली है। तस्वीरें देख लीजिए। इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं किस प्रकार से इस रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। कुछ वक्त पहले आपने जब देखा होगा घटना हुई थी और तमाम मजदूर जब इस प्रकार एक टनल में फंस गए थे और कितनी मुश्किल से उनको बाहर निकाला गया था और अब ये लिफ्ट का तार टूट जाने की वजह से ये घटना हुई और जो तमाम अधिकारी एचसीएल के वो वहां पर फंस गए थे और ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन है लगातार जारी था और एक एक करके उनको सकुशल बाहर निकालने की तमाम कोशिशें की जा रही थी। और ये तस्वीरें अपने आप में बताने के लिए आप कितनी महत्वपूर्ण ये तस्वीरें हैं, कितना मुश्किल होता है इस प्रकार का रेस्क्यू जब ऐसी खदान में कोई घटना हो जाए और फिर उनको बाहर निकालना हो, क्योंकि आप एक मलबे में दब जाते हो। आप कई प्रकार की संभावनाएं होती हैं कि कहीं कोई व्यक्ति अंदर दब तो नहीं गया, क्या सभी सुरक्षित हैं। ऐसे में ये भी खबर निकल कर आ रही है कि देखिए कई लोगों को चोट भी आई हल्की फुल्की और कई लोगों को ज्यादा चोट भी आई है। इसलिए तत्काल प्रभाव से
बाहर तमाम व्यवस्थाएं थी, इमरजेंसी की तमाम व्यवस्थाएं थी, एम्बुलेंस वहां पर खड़ी हुई थी। जैसे जैसे बाहर निकलते रहे अधिकारी, उनको तुरंत वहां पर रेफर किया गया अस्पताल में, जिससे जल्द से जल्द उनका इलाज शुरू हो जाए और वो सकुशल अपने घर वापस लौट सके। बचाव दल की मेहनत रंग लाई और सभी 14 लोगों को बचा लिया गया और जिंदगी एक बार फिर जीत गई। दरअसल कल यानी 14 मई को शाम 7 बजे के आसपास राजस्थान के झुंझुनू के खेतड़ी कॉपर प्रोजेक्ट में लिफ्ट की रस्सी टूटने से हादसा हो गया था, जिसमें 14 लोग फंस गए थे। करीब 15 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद सभी लोगों को बचा लिया गया है। इस समय खदान में निरीक्षण का काम चल रहा है। 13 मई से कई टीमें लगातार यहां का दौरा कर रही हैं। इसी कड़ी में कोलकाता से भी एक टीम निरीक्षण के लिए आई थी, लेकिन मंगलवार रात को अचानक से लिफ्ट टूटने से वो टीम नीचे फंस गई। इनके साथ कुछ डॉक्टर भी खदान में मौजूद थे, वो भी वहां फंस गए। आनन फानन में खदान प्रशासन ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। बचाव के लिए एम्बुलेंस बुला लिया गया, लेकिन कुछ घंटों के बाद ये पता चल गया कि नीचे फंसे सभी लोग सुरक्षित तो हैं, लेकिन सभी लोगों को चोटें आई हैं। एसडीआरएफ की टीम जब पहुंची तो उसने रेस्क्यू ऑपरेशन का जिम्मा अपने ऊपर ले लिया और सुबह सुबह एसडीआरएफ की टीम की कोशिश रंग लाई और सभी फंसे लोगों को बचा लिया गया। मेरे पैरों में फ्रैक्चर है, किसी के हाथ में फ्रैक्चर है, बाकी सब सेफ है। सब सेफ है, बिल्कुल सेफ है, कोई दिक्कत नहीं है। छोटे कितने लोगों को आई है? छोटे तो लगभग से ही है, 14 लोग हैं। 14 लोगों को लगभग से है, 3 लोगों को नहीं है। लगभग लोगों को चोट है, गंभीर चोट है, गंभीर पैरों में फ्रैक्चर है। पैरों में सबकी फ्रैक्चर है, पैरों में फ्रैक्चर है सबके, बाकी सब सेफ है। लिफ्ट करीब 1800 फीट से ज्यादा की गहराई पर फंसी थी और इसमें खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स के प्रमुख समेत कई अधिकारी भी खदान में फंसे हुए लोगों में शामिल थे। हादसा तो बड़ा था, लेकिन एसडीआरएफ की टीम की बदौलत जल्द ही रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा कर लिया गया। झुंझुनू से नैना शेखावत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो देखा आपने किस प्रकार से रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया गया और सभी 14 लोगों को किस प्रकार से बाहर निकाला गया। रस्सी से धीमे धीमे कोशिश की गई और आपको बता दें कि 3 लोगों को गंभीर चोट भी आई है, ये भी खबर निकल कर आ रही है। और जैसे जैसे और जानकारी मिलती जाएगी हम आपको और पुख्ता जानकारी बताते रहेंगे। देखिए, रेस्क्यू की 2 तस्वीरें सेना की तरफ से भी आई हैं। लेह में बर्फबारी के बीच फंसे सैलानियों को आर्मी ने सकुशल बाहर निकाल लिया। वहीं हिमाचल प्रदेश में भी अमेरिका की एक ट्रकर को वायुसेना ने हेलीकॉप्टर की मदद से अस्पताल पहुंचाया। देखिए, तस्वीरें गवाह हैं कि हिंदुस्तान की सेना हर जिंदगी को बचाने के लिए हर वक्त तैयार रहती है। आर्मी के त्रिशूल डिवीजन को लेह के पास 9 सैलानियों के बर्फ से फंसे होने की खबर मिली तो फौरन रेस्क्यू ऑपरेशन लॉन्च कर दिया गया। रात के अंधेरे में मौके पर पहुंचे जवानों ने चांगला के पास फंसे सभी सैलानियों को वक्त रहते बाहर निकाल लिया। आर्मी पोस्ट पर जरूरी मेडिकल सहायता के बाद सभी सैलानियों को लेह ले जाया गया। रेस्क्यू की कुछ ऐसी तस्वीरें हिमाचल प्रदेश से भी आई हैं। अमेरिका की रहने वाली एक महिला ट्रैकर तीसरी गांव के पास मुश्किल पहाड़ियों के बीच हादसे का शिकार हो गई। रीढ़ की हड्डी में लगी चोट की वजह से महिला का खड़ा हो पाना भी नामुमकिन हो गया। हादसे का पता चलते ही भारतीय वायुसेना की चीता हेलीकॉप्टर को मौके पर भेजा गया। सेना के जवानों ने पूरी सावधानी के साथ घायल ट्रैकर को हेलीकॉप्टर के जरिए बाहर निकाला और जरूरी इलाज के लिए चंडीगढ़ पहुंचा दिया। इन दोनों रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए सेना के जवानों ने मिसाल कायम कर दी। ये प्रमाण है कि भारतीय सेना के जवान देश की सीमाओं की सुरक्षा के साथ साथ आम नागरिकों की हिफाजत का भी पूरा ख्याल रखते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
बात कुछ और खबरों की कर ली जाए। मेघालय के उमरोई में भारत और फ्रांस का शक्ति युद्धाभ्यास चल रहा है। 13 मई से 26 मई तक चलने वाले इस युद्धाभ्यास में दोनों देशों की सेनाएं आपसी तालमेल तो बढ़ाएंगी ही, दुश्मनों से निपटने में नए नए तरीकों को समझने की कोशिश करेंगी, नए नए गुर सीखेंगी। ये युद्धाभ्यास का 7वां संस्करण है जो भारत में हो रहा है। 2021 में यह युद्धाभ्यास फ्रांस में आयोजित किया गया था। दुश्मनों को कुचलने की शक्ति, आतंक पर प्रहार की शक्ति, युद्ध कौशल को अपराजेय बनाने की शक्ति। मेघालय के उमरोई में भारत और फ्रांस के जवानों का शौर्य देखते ही बन रहा है। यहाँ शक्ति युद्धाभ्यास के 7वें संस्करण में भारत फ्रांस के जवान अपने युद्ध कौशल को बढ़ाने के लिए मिलजुल कर अभ्यास कर रहे हैं और एक दूसरे को परख रहे हैं। ये युद्धाभ्यास भारत फ्रांस की दोस्ती का प्रमाण भी है। तेरह मई से मेघालय के उमरोई में भारत और फ्रांस की सेनाओं की क्षमताओं को मजबूत करने के लिए शक्ति युद्धाभ्यास का शुभारंभ हुआ। ये युद्धाभ्यास दोनों मित्र राष्ट्रों की सैन्य क्षमताओं और सैन्य सहयोग को बढ़ाने के साथ साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए शुरू किया गया है। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक युद्धाभ्यास शक्ति 26 मई तक चलेगा। इस दौरान दोनों देशों की सेनाएं एक दूसरे के साथ सैन्य क्षमताओं और युद्ध नीति को एक दूसरे से साझा करेंगी। इस सामरिक युद्धाभ्यास के दौरान आतंकी हमलों का जवाब देना और उनके ठिकानों पर कब्जा करने की रणनीतियों पर काम किया जाएगा। दोनों सेनाओं द्वारा संयुक्त कमांड पोस्ट को तैयार करना, खुफिया और सर्विलांस सेंटर को स्थापित करना, हेलीपैड या लैंडिंग साइट को सुरक्षित करने के अलावा ड्रोन और काउंटर ड्रोन सिस्टम का उपयोग करने पर भी युद्ध कौशल हासिल किया जाएगा। इस सैन्य अभ्यास में दोनों देशों के जवान आतंक से निपटने का भी अभ्यास कर रहे हैं। दुश्मन अगर खुले मैदान में चुनौती दे तो ये जवान उसे मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं। अगर आतंकी किसी शहरी इलाके में साजिश रचते हैं तो ये जवान ऐसी चुनौतियों से निपटने का हुनर भी सीख चुके हैं। हेलीकॉप्टर की मदद से ये जवान चंद मिनटों में ही ऑपरेशन वाली जगह पर पहुंच सकते हैं। टारगेट के करीब पहुंचते ही ये मोर्चा संभाल लेते हैं और फिर दुश्मन के ठिकानों को नेस्तनाबूद करके ही दम लेते हैं। अगर भविष्य में कभी दोनों सेनाओं को मिलकर किसी ऑपरेशन को अंजाम देना पड़ा तो ऐसे युद्धाभ्यास की बदौलत दोनों सेनाएं बेहतर तालमेल के साथ मिशन को अंजाम दे सकेंगी। शक्ति संयुक्त युद्धाभ्यास से भारत और फ्रांस के सशस्त्र बलों के बीच आपसी सहयोग और सौहार्द बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। इस सामरिक अभ्यास से दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग भी बढ़ेगा। इस तरह से दोनों मित्र देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को भी बढ़ावा मिलेगा। शक्ति युद्धाभ्यास भारत और फ्रांस दोनों देशों में ही आयोजित करवाया जाता है। इसका 6वां संस्करण 2021 के नवंबर में फ्रांस में आयोजित किया गया था। अब इसका 7वां संस्करण मेघालय के उमरोई में चल रहा है। इस खास सामरिक अभ्यास के लिए पूरी तरह से विकसित और आधुनिक ट्रेनिंग सेंटर तैयार किया गया है, जहां पर युद्ध कौशल परखने और तराशने की सभी संसाधन मौजूद हैं। यही नहीं, प्रकृति के आंगन में जवानों का युद्धाभ्यास का जोश भी दोगुना हो जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात चार धाम यात्रा की, जहां श्रद्धा का सैलाब रोज नए रिकॉर्ड बना रहा है। देश ही नहीं विदेश से भी लोग उत्तराखंड में चार धाम यात्रा करने के लिए पहुंच रहे हैं। 10 मई से शुरू हुई यात्रा में केदारनाथ में 1 लाख से ज्यादा लोग पहुंच चुके हैं। चार धाम यात्रा में तीर्थयात्रियों में उन लोगों की तादाद बहुत ज्यादा है। इसकी वजह है यूट्यूबर्स। ऐसे में पूरे मंदिर परिसर, यात्रा मार्ग पर ऐसे लोगों के बीच मानो रील्स बनाने की होड़ सी मच गई है, जिसको देखते हुए मंदिर प्रशासन ने अपनी चिंता जाहिर की है। उनका कहना है कि सरकार इस धाम को तीर्थाटन के रूप में विकसित करे तो केदारनाथ धाम की परंपरा जीवित रहेगी।
उत्तराखंड में चारधाम यात्रा का आगाज 10 मई से हुआ, मगर महज 4 दिन में चारधाम पहुंचने वालों का आंकड़ा 1 लाख के पार बताया जा रहा है। इन लोगों में एक तबका यूट्यूबर्स का भी है, जिनके बीच बाबा केदार के परिसर में रील्स बनाने की मानो होड़ सी मची हुई है। कहने के ये मायने हैं कि इन लोगों में बाबा केदार की भक्ति कम, रील्स बनाने और फोटो खिंचवाने की प्रतिस्पर्धा ज्यादा है। तस्वीरों में भी आप मंदिर के दर पर मत्था टेकने वाले भक्तों को बेहद कम ही देखेंगे, जबकि रील्स बनाने और फोटो खिंचवाने वाले भक्तों की संख्या कहीं हजारों में दिखेगी। बाबा केदार के मुख्य मंदिर से लेकर पैदल मार्ग पर जहां नजर जाए, जगह जगह रील्स बनाई जा रही हैं। यहाँ यूट्यूबर के अलावा कपल्स भी रील्स बनाने में पीछे नहीं हैं। पिछली यात्रा सीजन के दौरान भी कई रील्स वायरल हुई थी, जिसे देख स्थानीय लोग अब प्रशासन से केदारनाथ धाम को रील से बचाने की अपील कर रहे हैं। केदारनाथ धाम भोले बाबा के 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रमुख ज्योतिर्लिंग है। हर साल श्रद्धालुओं को मंदिर के कपाट खुलने का बेसब्री से इंतजार भी रहता है, लेकिन तीर्थ पुरोहितों का मानना है कि अब बाबा के प्रति आस्था दिखाने से कहीं ज्यादा यहाँ हुड़दंगी या फिर रील लवर्स की मौजूदगी, उनकी करतूतें केदारनाथ धाम की परंपरा के विपरीत हैं। यात्रा कुछ तीर्थाटन से जो पर्यटन में परिवर्तन हो रही है, वो बड़ा दुख का विषय है। इसलिए है क्योंकि पहले लोग अपने मम्मी पापा को अपने साथ में लाते थे, अपने बुजुर्ग माता पिताओं को अपने साथ में ले आते थे, लेकिन वो परंपराएं अब बिल्कुल खत्म होती दिखाई दे रही है। सारे ये समझो कि तीर्थ यात्रियों के भेष में कुछ ये समझो आप हुड़दंगे टाइप के आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि साल 2013 की आपदा के बाद से भले ही यहाँ श्रद्धालुओं की तादाद में इजाफा हुआ है, मगर इनमें सच्चे आस्थावानों की संख्या कम, जबकि रील बनाने और फोटो खिंचवाने वाले भक्तों की संख्या ज्यादा है। यूट्यूबर्स के अलावा धाम में ऐसे कई लोगों की नाजायज गतिविधियां भी हुई, जिन्हें टीवी पर दिखाया नहीं जा सकता। यही वजह रही कि इस गंभीर और संजीदा विषय को लेकर केदारनाथ तीर्थ पुरोहित समाज आगे आया है। शासन प्रशासन से उसकी अपील है कि इस पावन क्षेत्र को तीर्थ रहने दिया जाए, टूरिस्ट हब न बनाया जाए। फिलहाल तो जहां बीते 4 दिन में तीर्थ यात्रियों की संख्या 1 लाख के पार जा चुकी है, ऐसे में धाम के अंदर रील बनाने वालों की बढ़ती संख्या निश्चित तौर पर चिंता का विषय है, जिस पर कुछ ठोस कार्रवाई होना समय की जरूरत है। केदारनाथ धाम से प्रवीण सेमवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और इसी क्रम में उत्तराखंड पुलिस कैसे यात्रियों की राह आसान बना रही है, मौसम समेत हर जरूरी बात लोगों तक शेयर की जा रही है। उत्तराखंड के डीजीपी खुद पूरे यात्रा रूट की व्यवस्था पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। तो हमारी मतलब ये टॉप प्रायोरिटी है कि जो भी यात्री आ रहे हैं सब हमारे लिए बराबर के अतिथि हैं, और सबकी सेफ्टी इज अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। कन्वीनियंस तो एक चीज़ है, लेकिन अगर कहीं पे नैरो रोड है, सिंगल रोड है, तो उस पर हम बहुत ज़्यादा अगर ट्रैफिक अलाउ करेंगे तो वो अपने आप में उसमें कोई एक्सीडेंट भी हो सकता है अगर उसको नहीं रेगुलेट किया जाए। तो जो भी हम रेगुलेशन कर रहे हैं, चाहे विकास नगर पे, चाहे ऋषिकेश में या उत्तरकाशी में हम कई जगह ट्रैफिक रोक रहे हैं, कई जगह हम विकास नगर और बड़कोट के बीच में ट्रैफिक रोक रहे हैं, तो उसमें बस मेरा यात्रियों से भी और स्थानीय जनता से भी ये विनम्र आग्रह है कि ये हम आपकी सेफ्टी के लिए और आपकी कन्वीनियंस के लिए रोक रहे हैं, और जिस संख्या में आप लोग आ रहे हैं तो उसके अलावा हमारे पास रेगुलेशन के अलावा कोई चारा नहीं है। साथ ही साथ हमने एसपी से ये भी मतलब निर्देशित किया गया है कि जो वहाँ पे भी जो पुलिस बल है जो ड्यूटी कर रहा है, उसको भी लगातार उसकी वेलफेयर, उसका मोराल, उसका डिसिप्लिन भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको लगातार वो चेक करते रहें। और हमारा और जगह जगह हमने अभी टूरिज्म डिपार्टमेंट से मेरी बात हुई है, तो हम मुख्य कुछ पॉइंट्स पे हम डायनेमिक इंफॉर्मेशन के साथ एलईडी बोर्ड्स भी लगाने जा रहे हैं, ताकि जो भी यात्री उस रूट पे ट्रैवल कर रहे हैं वो देखते ही समझ जाएं कि आगे उन्हें अगर कहीं पे कोई ट्रैफिक का रिस्ट्रिक्शन है या कहीं पर कोई किसी आपदा के कारण सड़क ब्लॉक हो गई है या उस धाम में उस दिन कितनी भीड़ है, ताकि वो मतलब उनके पास टाइमली हमारी ये भी कोशिश रहेगी कि जो भी यात्री आ रहे हैं उनको एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन यात्रा रूट के बारे में हम लगातार देते रहें।
व्हाट्सएप अलर्ट्स के माध्यम से, SMS अलर्ट्स के माध्यम से, और जो हमारा पुलिस का अपना जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, ट्विटर पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, इनके माध्यम से भी हम लगातार यात्रियों को करंट कंडीशंस की जानकारी देते रहे। मई के महीने में अब दिल्ली समेत उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में भी गर्मी महसूस की जाने लगी है। कहीं सूरज की तपिश तो कहीं लू भी अब चल रही है। आने वाले दिनों में दिल्ली और बाकी मैदानी उत्तर भारत का मौसम कैसा रहने वाला है, इस सबको जानिए इस रिपोर्ट में। अभी तक दिल्ली समेत उत्तर भारत के ज्यादातर इलाकों पर सूरज देवता मेहरबान थे। तापमान सामान्य था, मगर मई के आते आते चिलचिलाती धूप और गर्म हवाओं से कई मैदानी इलाके तप रहे हैं। इससे पहले क्या था, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कंटिन्यूस इफेक्ट कर रहे थे अप्रैल से लेके अभी तक, और जो टेम्परेचर्स थे वो सामान्य ही थे, सामान्य से ज्यादा नहीं थे। और अभी स्लोली क्या हो रहा है कि अभी भी एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहा है 16 से, लेकिन उसका जो प्रभाव रहेगा वो वेस्टर्न हिमालय रीजन ही रहेगा, मेन जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड में रहेगा। और जो प्लेन्स के टेम्परेचर्स है वो स्लोली बढ़ने स्टार्ट हो गए हैं। मई के महीने में दिल्ली समेत उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में तपता सूरज, तपती धरती लोगों की परीक्षा ले रहे हैं। अभी तक मई में दिल्ली में खासकर पारा सामान्य स्तर पर था, मगर अब अनुमान है कि दिल्ली समेत उत्तर भारत में पारा 44 के पार जा सकता है। अगर आप एनसीआर दिल्ली की बात कर रहे हैं, ये टेम्परेचर 17-18 तक 44 डिग्री तक टच कर सकता है। इस बीच उत्तर भारत से एकदम अलग मुंबई और गुजरात में तो इन दिनों मौसम बेईमान बना हुआ है। यहाँ बेमौसम बारिश हो रही है, मौसम की मनमर्जियां चल रही हैं। ऐसे में खासकर दिल्ली समेत उत्तर भारत के मैदानी इलाकों की मानो अग्नि परीक्षा चल रही है। गर्म हवा के थपेड़ों से इंसान हो या जानवर, यहाँ सभी हलकान हैं। फिलहाल ऐसे मौसम में बदलाव की कोई उम्मीद नहीं दिख रही। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में दिल्ली एनसीआर में तापमान बढ़ेगा। हीट वेव का इन्होंने वार्निंग पहले से दे दी है कि 16 के बाद तापमान 45 डिग्री तक जा सकता है, और बारिश के आसार अभी दूर दूर तक तो दिल्ली एनसीआर में नहीं है। कैमरा पर्सन मृदुल मोहन सचदेवा के साथ मनीषा लड्डा, दिल्ली। गर्मी का तांडव जंगलों में देखने को मिल रहा है। भीषण गर्मी और तेज हवाओं की वजह से जंगलों में आग बढ़ती जा रही है। जम्मू कश्मीर के उधमपुर वन रेंज में अचानक आग लग गई। हालांकि वन विभाग की टीम आग बुझाने की कोशिशों में लगातार जुटी हुई है, लेकिन इस प्रकार की घटनाएं बार बार देखने को मिलती है जब जंगलों में भीषण आग लग जाती है। देखिए, पिछले कुछ समय से दिल्ली एम्स ने एक नई सुविधा की शुरुआत कर दी है, जो मरीज और उनके तीमारदारों की सहूलियत के लिए बहुत जरूरी हो जाता है। अगर आप यूपीआई, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड जैसे डिजिटल पेमेंट की सुविधा नहीं लेना चाहते और आपके पास सिर्फ कैश है, तो ऐसे में एम्स के अकाउंट पर अपना यूनिक हेल्थ आईडी यानी UHID नंबर देकर स्मार्ट कार्ड आप बनवा सकते हैं, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के इस कार्ड को बनवाने का कोई सर्विस चार्ज भी आपको नहीं देना होगा, और ये 5 साल तक के लिए वैलिड रहता है। और अब बात अमेरिका में व्हाइट हाउस की, जहां सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गीत गूंजा तो पूरा प्रांगण देशभक्ति से भर उठा। मौका व्हाइट हाउस में मनाए गए AANHPI यानी कि एशियन अमेरिकन नेटिव हवाईयन और पैसिफिक आइलैंड हेरिटेज मंथ का था, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारतीय अमेरिकियों को आमंत्रित किया था। सोमवार को हुए इस कार्यक्रम में मेहमानों को भारतीय व्यंजन भी परोसे गए, जिसकी खुशबू से पूरा प्रांगण महक उठा। व्हाइट हाउस में गूंजा भारत का देशभक्ति गीत। भारतीय खान पान की खुशबू से महक उठा व्हाइट हाउस का प्रांगण। अमेरिका का राष्ट्रपति भवन भारत और अमेरिका के मजबूत संबंध का एक बार फिर गवाह बना। व्हाइट हाउस में कार्यक्रम के दौरान भारतीय व्यंजन से लेकर भारतवासियों के दिल में रचे बसे देशभक्ति गीत की धुन सुनाई दी। व्हाइट हाउस के मरीन बैंड ने सोमवार को भारतीय अमेरिकियों की मौजूदगी में सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गीत की धुन बजाई। इस गीत को भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान मोहम्मद इकबाल ने लिखा था। भारतीय अमेरिकियों के अनुरोध पर मरीन बैंड ने इस गीत की धुन को 2 बार बजाया।
भारतीय अमेरिकी समुदाय के नेता अजय जैन भूतोरिया ने एक्स पर लिखा, मुझे बेहद अच्छा लगा। व्हाइट हाउस में मेरे लिए ये गर्व का पल था। मैंने उनके साथ गाना शुरू किया और फिर मैंने उनसे इसे एक बार फिर से बजाने का अनुरोध किया। उन्होंने मेरा अनुरोध मान लिया और बताया कि वो इसे दूसरी बार बजा रहे हैं। इससे पहले पिछले साल जून में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऐतिहासिक राजकीय यात्रा के दौरान व्हाइट हाउस मरीन बैंड ने ये धुन बजाई थी। व्हाइट हाउस की पहल पर आयोजित इस कार्यक्रम में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस भी मौजूद रहीं। मौका व्हाइट हाउस में मनाए गए AANHPI यानी एशियन अमेरिकन नेटिव हवाईयन और पैसिफिक आइलैंडर हेरिटेज मंथ का था। अमेरिका में हर साल मई के महीने में AANHPI हेरिटेज मंथ मनाया जाता है। ये महीना इसलिए चुना गया क्योंकि पहला जापानी अप्रवासी मई 1883 में अमेरिका आया था। इस कार्यक्रम के दौरान मेन्यू में कई भारतीय डिश परोसी गईं, जिनमें भारतीय स्ट्रीट फूड भी शामिल थे। गोलगप्पा, समोसे और कई किस्म की भारतीय मिठाइयां शामिल थीं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। लोकतंत्र का उत्सव जारी है। 4 चरण के चुनाव हो चुके हैं। इस बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी भावुक हो गए। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो शेयर किया। इस वीडियो में वो अपनी मां सोनिया गांधी के साथ एक एल्बम देख रहे हैं। इन तस्वीरों को देखकर उन्हें अपने पापा राजीव गांधी और दादी इंदिरा गांधी की याद आ जाती है। वीडियो में राहुल और सोनिया अमेठी और रायबरेली से जुड़ी यादें ताजा कर रहे हैं और इन क्षेत्रों से पुराने रिश्तों पर बात भी कर रहे हैं। राहुल गांधी ने एक्स पर इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा, रायबरेली और अमेठी हमारे लिए सिर्फ चुनाव क्षेत्र नहीं, हमारी कर्मभूमि है जिसका कोना कोना पीढ़ियों की यादें सजोए हुए है। मां के साथ पुरानी तस्वीरें देखकर पापा और दादी की याद भी आ गई, जिनकी शुरू की गई सेवा की परंपरा मैंने और मां ने आगे बढ़ाई। ये देखिए, एक तो डिफरेंस अभी काफी क्लियर है कि ये उस समय प्रधानमंत्री थे मगर इनके सिक्योरिटी वाले यहाँ बिल्कुल नहीं। जब मैं 82 में गया था तो ये हालत। और अब बात हैदराबाद से असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ मैदान में उतरी बीजेपी उम्मीदवार यानी माधवीलता की कर ली जाए, जिन्होंने बीजेपी के 400 पार के नारे को लेकर ये कहा कि मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि 400 पार के लक्ष्य में हैदराबाद का भी साथ मिले। माधवीलता ने ओवैसी पर वार करते हुए यह भी कह दिया कि लोग हमें जेल में डालकर मार डालना चाहते हैं, लेकिन हम दिखाएंगे कि हमें चाहने वाले लोग किस तरह आगे आते हैं। अगर हमारी इतनी सौभाग्य है कि हमको कहीं बुला रहे हैं तो हम जाएंगे। हमारे मोदी भैया जी, हमारे अमित भाई जी, सब के लिए हम उनका जो भी है हमारे लिए ऑर्डर्स, हम उनका पालन करेंगे। जो भी हमारे लिए वो कह बुला के बुझाते हैं हम वो करेंगे। हम अपने आप को बड़ी सौभाग्यशाली समझते कि हमको मानते हैं, हमको इतना वो मर्यादा करे, हमको इतना स्थान दिए कि हम लायक है कहीं जाकर कैंपेनिंग करने के लिए। जगह जैसे ही पता चलेगी भैया पहले हम ANI को बता देंगे। बस हम शंकर भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हमारे सारे पूजा जप तप हमारे मोदी भैया को दे देना। ऐसे तो हमको पता है वो जीतेंगे, लेकिन अब की बार 400 पार हैदराबाद से कर तीसरी बार हमारा प्रधानमंत्री बन जाए। अभिनेत्री रश्मिका मंदाना ने लोगों से लोकसभा चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की। उन्होंने युवाओं को जागरूक मतदाता बताया और देश में विकास की गति को जारी रखने के लिए उनसे मतदान के लिए बाहर निकलने की अपील की। The young Bharatiya, like they have to vote and they're being very responsible now. And it's no more that they're getting influenced by, whatever you say. People are actually seeing. People are being very responsible. People are being very smart about it. And I think we're headed the right way. As a young Bharatiya, to all of you, from this majestic architecture, or the majestic infrastructure, Atal Setu, विकास और डेवलपमेंट रुकना नहीं चाहिए। विकास और डेवलपमेंट के लिए वोट करिए। लंच टाइम के आखिरी पड़ाव में हम पहुंच चुके हैं, जहां देखते हैं किसी महान व्यक्ति की कही बातें। देखते हैं आज का विचार। महान वैज्ञानिक और पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम ने कहा है कि एक बेहतरीन किताब 100 दोस्तों के बराबर है, जबकि एक सर्वश्रेष्ठ दोस्त पुस्तकालय के बराबर है। खबरों के इस लंच टाइम में उम्मीद करते हैं पेट भर जानकारी आपको जरूर मिली होगी। बिल्कुल, देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के साथ यूं ही जुड़े रहिए गुड न्यूज से।